सबसे पहले आप इसका रूट लिख लो। पहले तो इसमें बहुत सारे रूट्स हैं। फिड, जहां पर भी फिड हो वहां पे ट्रस्ट या विश्वास की बात होती है। और इन सभी में फिड है। देखो, एक ही रूट पे सारे वर्ड्स बने, करीबन 10 से 12 वर्ड है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपसे। कन्फाइड, क्या है ये कन्फाइड? विश्वास करके अगर मैंने आपको कुछ राज बताया है ना, तो मैंने आप पर कन्फाइड किया। आई कन्फाइडेड इन यू एंड टोल्ड यू माई पास्ट। मतलब विश्वास करके मैंने तुम्हें अपना पास्ट बता दिया। विश्वास करके किसी को अपना राज बताना इज कन्फाइड। राज बताना, टू टेल समथिंग दैट इज सीक्रेट और प्राइवेट टू समवन यू ट्रस्ट। और जब एक बार आपको मैंने अपना राज बता दिया तो आप मेरे क्या बन गए? कॉन्फिडेंट। आप मेरे बन जाओगे कॉन्फिडेंट, मतलब आप राजदार बन जाओगे, विश्वास पात्र यानी पुरुष, है ना? अ ट्रस्टेड फ्रेंड यू कैन टॉक टू अबाउट पर्सनल एंड प्राइवेट थिंग। लेकिन अगर आप महिला हो तो वही सेम कॉन्फिडेंट बोलेंगे, लेकिन ई लास्ट में आ जाता है। ठीक है, लास्ट में ई आ जाता है। क्यों? क्योंकि महिला को हम कॉन्फिडेंट ही कहेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंट में ई आ जाएगा। विश्वास पात्र या हमराज, लेकिन महिला है, सेम मीनिंग, लेकिन पुरुष है DANT, महिला है DANTE। कॉन्फिडेंट नहीं कहा मैंने, कॉन्फिडेंट अलग वर्ड है। ठीक है ना? नेक्स्ट, फिडिलिटी। व्हाट इज फिडिलिटी? बेटा, लॉयल्टी का सिनोनिम है फिडिलिटी। लेकिन अगर लॉयल्टी कहे ना तो यार कुत्ते में भी लॉयल्टी दिखती है। अब एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में जो वफादारी हो, पार्टनर्स के बीच में जो वफादारी हो, वो कैसा लगता है आपको? लॉयल्टी वाला होना चाहिए। अगर वो लॉयल्टी वाला होना चाहिए तो बेटा वो फिडिलिटी वर्ड है जो बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। क्लियर? फिडिलिटी हो गया वफादारी, द स्टेट ऑफ बीइंग फेथफुल और लॉयल, जिसका सिनोनिम है लॉयल्टी। फिडल और फिडल नाउन और वर्ब दोनों है। जब आप किसी के विश्वास को ठेस पहुंचा के कुछ उसमें चेंज कर दिए तो जालसाजी होता है। उस जालसाजी को फिडल कहेंगे, और वर्ब के रूप में जालसाजी करना को भी फिडल कहेंगे। अ डिसऑनेस्ट वे ऑफ गेटिंग मनी, फिडल। एंड टू चेंज द डिटेल्स ऑफ फैक्ट्स ऑफ समथिंग, अकाउंट्स वगैरह का, इन ऑर्डर टू गेट मनी डिसऑनेस्टली, दैट इज ऑल्सो फिडल। ही फिडल्ड विद द अकाउंट्स, इसका मतलब अकाउंट के साथ उसने कुछ छेड़छाड़ कर दिया। क्यों किया? पैसे के लिए, है ना? किसी को धोखा देने के लिए। नेक्स्ट आओ, फिडिज्म, फिडिस्ट, फिडुशियरी, कॉन्फिडेंट, सब में फिड दिख रहा है आपको, सब में फिड दिख रहा है, यानी सारे विश्वास से रिलेटेड है। व्हाट इज फिडिज्म? फिडिज्म होता है बेटा फिड पर यानी आस्था पर विश्वास। मतलब कह दिया गया कि भाई बरगद का पेड़ है, इसको मत काटना, इस पे भूत रहता है। तो सबको ये बता दिया गया भाई बरगद के पेड़ पे भूत रहता है, इसको मत काटना। और सब लोग इस पर विश्वास कर लिए, फिडिज्म पे विश्वास कर लिए, फिडिस्ट हो, आस्था पर विश्वास कर लिए बिना क्वेश्चन पूछे। अगर हम क्वेश्चन पूछते तो शायद हमें जानकारी होती कि बरगद का पेड़ में सही में भूत रहता है। उसका रीजन क्या है? इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, इतना ऑक्सीजन छोड़ता होगा। अब बरगद के पेड़ को काटोगे तो पोल्यूशन नाम का भूत तो पैदा होगा ही होगा। लेकिन हम ये रीजन आउट नहीं कर सकते। कहा यार ये तो सिर्फ अंधविश्वास है। बाद में सोचने लगे, पहले क्या था, इसी बात पे विश्वास करके इसी बात को प्रचार प्रसार किया, यानी हम फिडिस्ट हो गए, हमने फिडिज्म पे भरोसा किया। सो फिडिज्म होता है किसी ऐसे विश्वास पर आस्था रखना, और ऐसे विश्वासों पर आस्था रखने वाले को फिडिस्ट कहते हैं। ठीक है, देखो, फिडिज्म भी नाउन है, फिडिस्ट भी नाउन है, आस्थावाद और आस्थावादी। फिडुशियरी क्या है? बेटा, आप अगर किसी कंपनी में, मान लो आप एक अकाउंट में कैशियर हो, तो फिडिस्ट आपका फिडुशियरी ड्यूटी होता है। फिडुशियरी आपका ड्यूटी होता है
क्या? कि आप सारे पैसे को संभाल के रखोगे, है ना? तो फिडुशियरी का मतलब होता है कि विश्वास करके जो आपको ड्यूटी दिया गया है वो फिडुशियरी ड्यूटी होता है, यानी विश्वास करके जो दिया जाता है वो फिडुशियरी है। विश्वास संबंधित, रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग ट्रस्ट। और अगर मैं कहूं मैं कॉन्फिडेंट हूं, आप बिल्कुल सारे क्वेश्चंस कर लोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, इसका मतलब मुझे बिल्कुल भरोसा है, विश्वास है, यानी कि कॉन्फिडेंट का मतलब अगेन फिड पर है, विश्वास है ना? नेक्स्ट, अगेन इसमें आपको फिड दिख रहा है 13 नंबर तक, खाली फिड 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 देख रहे हो, लेकिन इसमें एक और है जो बता रही हूं मैं आपको, बोनाफाइड। इसमें बोना जो वर्ड है ना, इसका भी एक रूट है, इसका मतलब होता है गुड, और बाकी सब हो गया, यहां तक तो सब फिड ही है। बोनाफाइड, जैसे अगर आप इंश्योरेंस खरीदने जाओगे तो वो बोनाफाइड सेल ऑफ इंश्योरेंस होता है, यानी बोनाफाइड का मतलब इन गुड फेथ। ये उन गुड फेथ दे देते हैं कि अच्छा आपको कोई बीमारी नहीं है, आप ऐसा कोई टर्मिनल डिजीज नहीं, आप सुसाइड नहीं करने वाले, है ना? तो वो बोनाफाइड यानी कि इन गुड फेथ आपको क्या करता है? इंश्योरेंस पॉलिसी देता है। बोनाफाइड का मतलब होता है विश्वास करके और गुड फेथ में आपको कोई पैसा देगा, आपको गुड फेथ में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है, रियल और जेन्युइन बोनाफाइड। ठीक है? अगर मैं कहूं अच्छा वो बोनाफाइड कैंडिडेट है, यानी कि सही है, गलत नहीं, है ना? इनफिडल, बेटा इनफिडल जनरली हम लोग उन धर्म में सुनते हैं, काफिर वर्ड एक है इसमें इस्लाम में, क्योंकि उनका मानना है इस्लाम में कि मुस्लिम्स का कि एक खुदा है, वो है अल्लाह, और कोई खुदा नहीं, यानी जो उस खुदा पे भरोसा नहीं करता है वो नास्तिक है, वो काफिर है। ठीक है? वो किसी दूसरे धर्म को मान्यता वो लोग नहीं देते। इसका मतलब है कि इनफिडल का मतलब हुआ जो विश्वास नहीं था उस खुदा पर जो वास्तव में खुदा है ना? इसका मतलब अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन अ सर्टेन रिलीजियन, सर्टेन मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आप इस चीज को तो सभी धर्मों के हिसाब से सोच के चलो, तो ऐसा थोड़ी है कि किसी एक पर विश्वास नहीं किए तो आप नास्तिक हो, लेकिन उनके अकॉर्डिंग क्या है? वो काफिर है। फिजिट, आप सुनो ध्यान से, फिड यानी विश्वास, विश्वास की कमी हो गई और मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया आपने, तो मैं ऐसे से करते रहूंगी, मैं देख रहे हो बार बार एक स्मॉल मोशन कर रही हूँ, तो घबराहट हो रही है मुझे। फिर अगर मैं बैठूंगी तो मेरा पैर ऐसे से हिलेगा, मैं थोड़ा सा ऐसे से, ये सब क्या है? ये स्मॉल बॉडी मूवमेंट है जो बता रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि मुझे विश्वास की कमी है। इसलिए जब मैं ऐसे से करने लगूंगी या मैं पैर ऐसे से हिलाने लगूंगी तो अगला कहेगा डोंट फिजिट। इतनी बार आपको आपके फादर कहते होंगे पैर मत हिलाओ, क्योंकि पैर हिलाने का मतलब होता है कि आप में नर्वसनेस दिख रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। फिजिट, टू मूव इन अ रेस्टलेस और नर्वस वे। कॉन्फिडेंशियल, बाई विश्वास करके मैंने आपको कुछ पेपर्स दिए हैं, वो कॉन्फिडेंशियल पेपर्स है। I have confided in you. I gave you some confidential information. Please don't reveal them to anyone. इसका मतलब confidential मतलब गोपनीय, सीक्रेट और प्राइवेट। देखो फिर से कितना वर्ड था? 13। मैल का मतलब बैड, और ये बना हुआ है ओडर, ODOUR से, का मतलब है गंध। हम्म, अब आते हैं हम लोग मैल वगैरह वर्ड में, देखते हैं आगे, देखो चलो। मैलोडरस, मैल जहां दिखे समझ जाओ बैड, ओडर मतलब गंध, जो दुर्गंध भरा है उसको मैलोडरस कहेंगे, है ना? हैविंग ए बैड स्मेल, फाउल स्मेलिंग, मैलोडरस। ठीक है? नेक्स्ट पेज में देखो, अब मैड और बेनी, मैल जहां दिखे समझ जाओ बैड, बोल जो होता है ये रूट होता है इच्छा, इंटेंशन का,
इच्छा, आपका, आपकी मर्जी का। बोल जहां है, बेनी जहां दिखे समझ जाओ गुड। एड्रॉइड आप जानते हो राइट हैंड के अकॉर्डिंग चलते थे तो स्किल्ड आता था ये। डिक्शन, डिक्शन का मतलब जहां पर भी दिखे समझ जाओ वर्ड्स, शब्दों की बात होती है डिक्शन में। ठीक है, मैल और बेनी यही तो है इसमें। नेक्स्ट आओ, मेलिवलेंट एंड बेनिवलेंट। बेटा आपके जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं हाथ पैर के, अपनी मर्जी से मूव कर रहे हो। इनवॉलेंट्री आपके इंटेस्टाइन्स वगैरह है, अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते हो, वो अपने आप काम करता है। वोल मतलब इच्छा का रूट है। मैल मतलब बुरा, बुरी इच्छा रखते हो ना आप किसी के लिए, तो आपका इंटेंशन सही नहीं होता, देन यू आर मेलिवलेंट बाय नेचर। योर इंटेंशंस आर मेलिवलेंट। मेलिवलेंट का मतलब होता है बुरा चाहने वाला, हैविंग और शोइंग अ डिजायर टू कॉज हार्म टू अनदर पर्सन, जिसको आप मिसएंथ्रोप भी कह सकते हो, क्योंकि एंथ्रोप मतलब मानव और मिस मतलब हेट। जो मानव से नफरत करे वो मिसएंथ्रोप होते हैं। मिसियन रूट होता है बेटा हेट का, और एंथ्रोप कहीं भी दिख जाए समझ जाना मानव है। मिसएंथ्रोप मानवता द्रोही। ठीक है, तो बेनीवलेंट क्या है? मानवता प्रेमी, है ना। बेनी मतलब अच्छा, वोल मतलब इच्छा, जो दूसरों के लिए अच्छी इच्छा रखता है कि तुम्हारा भला हो, कुछ भी हो यार, उन लोगों का बुरा नहीं होना चाहिए, तो कहोगे यू आर सो बेनिवलेंट। बेनिवलेंट का मतलब काइंड। फिलांथ्रोप, फिल जहां दिखे PHIL समझ जाना लव की बात हो रही, और एंथ्रोप कहीं दिखे समझ जाना मानव की प्यार हो, मानव की बात हो रही, यानी जो मानव से प्यार करे। जहां जहां देखो सब जगह बेनी है। बेनी का मतलब अच्छा। ऑल ट्रूएस्ट, बेटा ऑल का मतलब ऑल्टर से बना है, अदर के लिए, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सब ऑल सब, और ट्रू मतलब सच्चा, यानी सब के प्रति सच्चा, यानी सबका अच्छा चाहने वाला। जहां जहां बेनी है समझ जाओ अच्छा से रिलेटेड कुछ बात है, यानी पॉजिटिव कैरेक्टर है ना। देखो, काइंड एंड जेनरस, altruist, philanthrope, benignant, benign, benevolent, इन सब का मतलब हुआ मानवता प्रेमी। क्लियर। नेक्स्ट आओ, मैलएड्रॉइड। मैलएड्रॉइड, एड्रॉइड राइट हैंड का होता है। राइट हैंड से हम ज्यादा सक्षम होते हैं, इसलिए एड्रॉइड अगर ऐसे आ गया अलग से तो समझना स्किल्ड, बहुत अच्छा, एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, फास्ट मास्टर, वेटरन, ये सब होगा। MAL लग गया तो वो एंटोनिम बन गया, इसीलिए एड्रॉइड का एंटोनिम एक बार पूछा था, इन एड्रॉइड, अनएड्रॉइड, मैलएड्रॉइड। भाई मैलएड्रॉइड है, इसका मतलब है क्लमजी, अच्छा नहीं आता उसको कुछ करना, नॉट स्किलफुल, क्लमजी, वेरी ऑकवर्ड, है ना। जब आप काम करने में निपुण नहीं हो, बहुत बेकार काम करते हो, मैं कहूंगी ही इज मैलएड्रॉइड, आई कैन नॉट टेक हिज हेल्प। मेलिडिक्शन और बेनिडिक्शन, ध्यान से देखो, डिक्शन मतलब शब्द, तुम्हारा सत्यानाश हो, ये क्या है? मेलिडिक्शन है। क्यों? क्योंकि शब्द जो इस्तेमाल मैंने किया, मैंने चाहा कि उसका सत्यानाश हो, यानी वो क्या है? वो है मेलिडिक्शन, यानी श्राप। कहोगे ऐसे मेलिडिक्शंस अच्छे नहीं लगते टीचर्स के लिए। मैम यू शुड हैव बेनिडिक्शन फॉर स्टूडेंट्स। तो बेनिडिक्शन क्या है? आशीर्वाद। बेनी मतलब अच्छा, डिक्शन मतलब शब्द, बेनिडिक्शन आशीर्वाद, यानी अच्छे शब्द, अ प्रेयर दैट आस्क्स फॉर गॉड्स ब्लेसिंग्स। ठीक है, और मेलिडिक्शन हो गया श्राप। अब देखो, मेलिडिक्शन का मेलिसन है, मेलिसन का बेनिसन, यानी श्राप मेलिसन, मेलिडिक्शन आशीर्वाद, बेनिसन बेनिडिक्शन। देखो इन सब में आपको बेनी दिख रहा होगा। बेनी, जहां पर भी बेनी दिखे, जहां पर भी हमको बेनी दिखे, हम समझ जाएंगे कि अच्छी की बात हो रही है, अच्छा, गुड। और ये सब में आपको बेनी दिख रहा होगा। ठीक है, फैक्टर है, ये कारक है। क्लियर। अब ये क्वेश्चन बाद में सुनो। बिनाइन का मतलब क्या होता है? जिसमें बेनी का साइन दिखाई दे, अच्छाई का,
एक साइन दिखाई दे रहा है, वो बिनाइन है, यानी वो दयालु होगा, काइंड हार्टेड होगा, ऑल्ट्रुइस्ट होगा, नॉट कॉजिंग डैमेज और हार्म टू एनीवन, दैट इज बिनाइन। आप कहोगे मैम इसका मीनिंग तो कुछ और है, इसका मीनिंग तो कुछ और है। बेटा अगर आपका आपका बेनी का साइन दिख रहा है आपके कैरेक्टर में, तो आप काइंड हो, आप ऑल्ट्रुइस्ट हो, यानी कि सबके प्रति सच्चा, सबका अच्छा चाहने वाला। आप बेनिग्नेंट हो, आप बेनिग्नेंट हो, यानी कि बिनाइन, बेनिग्नेंट, फिलैंथ्रोप, ऑल्ट्रुइस्ट, ये सब क्या है? ये सब सिनोनिम है। फिलैंथ्रोप जिसमें PHROPE मानव होता है, एंथ्रोप, फिल मतलब लव हो गया, यानी ये सब अलग से रूट में भी देखोगे आप, ये सब अच्छाई की साइन आप में दिखाई दे तो आप बिनाइन हो। लेकिन याद रखना, कई बार होता है कुछ गांठ दिखता है, ट्यूमर दिखा हो गया, डॉक्टर से गए, डॉक्टर ने क्या किया, उसका बायोप्सी करता है, ऑटोप्सी तो मरा हुआ आदमी का होता है, बायोप्सी करता है, बायोप्सी करके यानी कि लिविंग सेल्स का जांच को बायोप्सी कहते हैं, वो भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर कहता है डॉक्टर बुला के, कोई बात नहीं है, ट्यूमर रहने दो, नहीं डॉक्टर साहब ये तो बहुत फूला हुआ सा दिख रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, ध्यान मत दो। क्यों? क्योंकि वो आपको साइन कोई भी घातक नहीं है, तो डॉक्टर आपको कहेगा अरे ये बिनाइन ट्यूमर है, डॉक्टर कहेगा ये बिनाइन ट्यूमर है। बिनाइन का मतलब हो गया नॉट कॉजिंग हार्म और डैमेज, उभर गया है, दिख रहा है, गोल सा है, कुछ छोड़ दो ना यार। क्यों? बिकॉज इट इज बिनाइन। बिनाइन का मतलब जो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चीर फाड़ क्यों कराओगे? ठीक है, अगर आपके कैरेक्टर बिनाइन है, इसका मतलब आप दयालु हो, दूसरों पर दया करते हो, फिल मतलब लव, एंथ्रो मतलब मानव, मानवता प्रेमी हो। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट बेनिसन, याद रखना मैं मेलिसन बेलिसन बेनिसन पढ़ा चुकी हूं आप लोग को, पीछे शीट में करा दिया था। बेनिसन इज आशीर्वाद, इसका उल्टा ही मैंने कहा था बेनिसन। ये मेलिसन, मेलिसन होता है श्राप। सो बेनिसन का मतलब था ब्लेसिंग, पून जिसको था, है ना। बेनिग्नेंट मैंने इसी का सिनोनिम में बताया आपको, बिनाइन, बेनिग्नेंट, बिनाइन बेनिग्नेंट दोनों का मतलब दयालु है। काइंड, बेनीवलेंट, देखो है ना, बेनीवलेंट में भी यही चीज पढ़ाया था। बेनी मैंने कहा था कि अच्छाई, और वोल मतलब इच्छा, आपकी इच्छा होती है कि दूसरों का अच्छा हो, वो बेनीवलेंट है, बेनिग्नेंट है, ऐसा व्यक्ति बिनाइन है। सिनोनिम क्या है? बिनाइन, बेनिग्नेंट एंड बेनीवलेंट। बेटा इग्नेंट जो वर्ड है ना यहाँ लास्ट में, इग्नेंट, वो आपकी अंदर की इच्छा को दर्शाता है, इच्छा को। जब आप इनडिग्नेंट फील करते हो तो IN, इन, अन, डिस, मैल, ये सब नेगेटिव बनाता है ना। क्या हो गया बेटा? आह, सुनो, इनडिग्नेंट, इनडिग्नेंट का मतलब क्या होता है? इन, अन, मैल, डिस क्या था? ये नेगेटिव वर्ड। सुनो ध्यान से, जब आपको अंदर से एकदम गुस्से का फीलिंग, यार मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया है, मैं इतना अच्छा काम कर रही थी और मुझे नौकरी से निकाल दिया, आई एम फीलिंग इनडिग्नेंट, है ना। मैं इतना अच्छा काम कर रही थी, मैं इतना प्रोडक्शन करके कंपनी को दे रही थी, कंपनी को इतना ऊपर पहुंचा रही थी, और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। यू फील इनडिग्नेंट, अंदर गुस्सा और अंदर आपका दुख दोनों है, यानी जब आपको रोना भी आ रहा है और जब गुस्सा भी आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडिग्नेंट। ठीक है, बेनिफिशियरी एंड बेनिफैक्टर दोनों के बीच में डिफरेंस, ध्यान से सुनो। बेनिफिशियरी कौन हो और बेनिफैक्टर कौन होता है? फैक्टर मतलब कारक, फैक्टर मतलब कारक, यानी करने वाला कारक होता है, जो आपको कुछ देता है, धन संपत्ति दे के आपका बिजनेस वगैरह स्टैब्लिश करा दिया, आप कहोगे यार ही इज सच अ बेनिफैक्टर, मतलब वो कितना अच्छा, बेनी मतलब अच्छाई, फैक्टर कारक, यानी अच्छा करने वाला व्यक्ति है, कुछ पैसा दिया मेरा बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, तो आप उनके कौन हो? बेनिफिशियरी हो। आपके फादर जब अपनी प्रॉपर्टी पूरा आपके नाम कर जाएंगे, तो आप क्या कहलाओगे? बेनिफिशियरी। बेनिफिट प्राप्त करने वाला बेनिफिशियरी, और बेनिफिट करने वाला बेनिफैक्टर। बेनिफिट प्राप्त करने वाला बेनिफिशियरी, बेनिफिट करने वाला बेनिफैक्टर। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां पे? हम्म
सिर्फ सारे के सारे बेनी और मेली, यही तो है दोनों, देखो ना। चलो, बेनी फैक्टर, बेटा फैक्टर में एक्टर दिखा था ना, यहाँ पे आपको अगर एक्ट्रेस दिख रहा है तो समझ जाना ये किसी महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, फॉर फीमेल इस्तेमाल हो रहा है। और बेनी का मतलब तो अच्छा होता ही है, बेनी जहां पर भी दिखे इसका मतलब गुड हो गया। और जहां पर भी आपको मैल दिखता है समझ जाओ बैड, कुछ बुरा है। नोटा बना है वर्ड नोट से, मैल जहां दिखे समझ जाओ बैड। बेनीफैक्ट्रेस, ध्यान से देखो, बेनीफैक्ट्रेस एक्ट्रेस हो गया, इसका मतलब इसमें फीमेल की बात हो रही है। जो आपको बेनिफिट पहुंचाता है बेटा, जो आपको बेनिफिट पहुंचाता है वो बेनीफैक्टर हुआ। लेकिन वो जो बेनिफिट पहुंचाने वाला कोई महिला हो तो बेनीफैक्ट्रेस। बेनिफिट पहुंचाने वाला जो पहुंचा रहा है वो पहुंचाने वाली महिला हो तो बेनीफैक्ट्रेस। रोशन रुको भी, मेली फैक्टर क्या है? मैल और फैक्टर, भाई मैल मतलब बुरा, फैक्टर मतलब कारक। आपका जो बुरा करे मेली फैक्टर, जो चीजें जिसकी प्रवृत्ति अंदर से वो गलत करने की हो, अ पर्सन हुज बिहेवियर इज रॉन्ग और इविल, जो बुरा करे वो मेली फैक्टर, जो अच्छा करे वो बेनीफैक्टर। देख लो, कई बार आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अपने स्टाफ को देना चाहते हो तो मन करता है ऊपर लिख दे नोट वेल, अच्छे से ध्यान दो, आंख फाड़ के देखो इसको ढंग से, मैंने क्या क्या दिया है ना। उसी का एक वर्ड है जो फॉरेन वर्ड है, नोटा बेनी। क्योंकि देखो बेनी का मतलब मैंने गुड कहा है, लेकिन बेटा वर्ब के बाद तो एडवर्ब आएगा ना। अगर मैं इसका मीनिंग नोट लिख रही हूँ यानी वर्ब लिख रही हूँ तो वर्ब के बाद तो एडवर्ब आएगा। गुड का एडवर्ब होता है वेल, यानी ठीक से देख लो। नोटा बेनी का मतलब होता है नोट वेल, सी प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट आओ मेलेस एंड मेलोडी। बेटा मेलोडी एंड मेलेस दोनों MEL है। चारों ऑप्शन में कुछ भी बुरा गंदा ऐसा कुछ होना तो समझ जाओ MEL जहां है उससे कुछ गलत से रिलेटेड है। जैसे मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन अगर होता है किसी में तो वो मैलेडी का शिकार होता है, यानी कि बीमारी होगी उसे, मैलेस होगा यानी अस्वस्थ होगा। वही मैलेस और मैलेडी दोनों का मतलब वही है, इलनेस, डिजीज, नॉट हेल्दी, नॉट हैप्पी, यही है। तो मेलेस एंड मेलेडी, मेलेडी सिनोनिम है। कुछ लोग कहते हैं मैम मेलोडी भी तो वही होता है, बेटा मेलोडी में MEL है, MAL गंदा है, MELO है, इसीलिए मेलेडी इज नॉट मेलेडी। ठीक है, ये मेलेडी जो है ये MEL है। जो आपके धुन होते हैं ना, उसका जो एक धुन होता है ना जिससे पूरा म्यूजिक बनता है उसको कहते हैं मेलोडी। स्वर की मधुरता या जो धुन होता है वो मेलोडी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगेन MAL, मेल्फिसेंस। लेकिन याद रखना आपको, मेल्फिसेंस एंड मेल्फियसेंस ये दोनों सिनोनिम है। मेल्फिसेंस एंड मेल्फियसेंस ऑलमोस्ट सिनोनिम है, बस खाली इतना डिफरेंस है कि ये ज्यादा खतरनाक चीज है क्योंकि ये करने वाला कोई सरकारी कर्मचारी होता है जिससे आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो वफादारी का और ईमानदारी का, है ना। क्लियर? देखो, हानिकारक होने की क्षमता, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग हार्मफुल इज मेल्फिसेंस। यानी अगर आप अपने देश के लिए मेल्फिसेंस हो, द मेल्फिसेंस कॉज्ड बाय द अफगान सोल्जर्स इज इरिपेरेबल। मतलब भाई कितना खतरनाक और कितना हानिकारक हुआ। वो लोग 3 लाख की जो सेना थी भाग गई, और उन्होंने ये भी होना कि लड़े और फिर मरे या फिर भागना पड़े वो भी नहीं। तो द मैल्फिसेंस ऑफ द अफगानी जो सोल्जर्स था, दैट इज द, यू कैन से द बिहेवियर ऑफ दो सोल्जर्स, उसको हम कहेंगे मैल्फिसेंस, बिकॉज वो जो हानि पहुंचाया है दैट इज इरिपेरेबल। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो लोग क्या था ना,
पहले अंदर ही अंदर पैसा लिए हुए थे कि हम लोग बिना लड़े हथियार डाल देंगे क्योंकि तुम लोग तो हमारे अपने हो, ये तो बाहर से अमेरिकन आके हमारे पे राज कर रहे हैं। तो जो फीलिंग ऑफ वननेस था उसके कारण कुछ लोग अंदर से रिश्वत भी खाए हुए थे। तो इसको कह सकते हैं मैलफियसेंस, है ना। द डिस्ट्रक्शन वॉज कॉस्ड बिकॉज ऑफ द मैलफियसेंस ऑफ द अफगान सोल्जर्स, यानी इलीगल और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी स्पेशली बाय अ पब्लिक ऑफिशियल और अ कॉर्पोरेशन। जो मैंने आपको कहा कि जो उन लोगों ने डिस्ट्रक्शन कॉज किया है जो तालिबान ने, इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द मैलफियसेंस ऑफ द अफगान सोल्जर्स। ठीक है। जब आपके अंदर, जैसे कई लोगों के अंदर वहां पे एक तरह का मेलाइस था। मेलिस था किसके अगेंस्ट? अमेरिकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। एक ईर्ष्या की भावना थी कि भाई ये हमारे देश में आके राज कर रहा है ना। दुर्भावना थी, अ डिजायर टू कॉज हार्म टू अनदर पर्सन, दैट इज मेलाइस। मैलिस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने कहा कि दे हैड सर्टेन मैलिस अगेंस्ट द अफगानी सोल्जर्स, सॉरी, अगेंस्ट द American soldiers and the American government. Because of that reason only, they helped the Talibans and they did not fight. And the malfeasance of the Afghan soldiers caused irreparable loss to the nation, Afghanistan. ठीक है। Malcontent, बहुत सारे ऐसे जो सैनिक थे अफगानिस्तान में, अमेरिकन सैनिक जो थे, द अमेरिकन सोल्जर्स वर malcontent, यानी कि असंतुष्ट थे, बिकॉज दे वांटेड टू बी विद द नियर एंड डियर वंस इन अमेरिका। दे डिड नॉट वांट टू बी इन अफगानिस्तान। दे वर malcontent with the government's decision of America, है ना। द डिसीजन ऑफ अमेरिका, दे वर malcontent। malcontent का मतलब हो गया असंतुष्ट। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, है ना, satisfied। तो malcontent मतलब हो गया असंतुष्ट। देखो 36, सुनो ध्यान से बेटा। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या है, ध्यान से सुनना। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब है कि जैसे कोई जानवर अच्छा काम करता है तो उसको गाजर खिलाया जाता है, और अगर काम नहीं कर रहा है तो छड़ी पड़ता है। गधों को देखते हो, है ना, छड़ी मार मार के, घोड़ों को देखो छड़ी मार मार के काम कराया जाता है। इसका मतलब है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। आप गवर्नमेंट जॉब में क्यों जाना चाहते हो, प्राइवेट जॉब क्यों पसंद नहीं? बिकॉज यू डू नॉट लाइक द carrot and stick policy of private jobs, right? Because in private jobs you get rewards for doing good work, but if you don't work you get the punishment also, right? So you do not like private jobs because there is private and stick policy in private job, right? ठीक है। नेक्स्ट आओ, कम इन हैंडी। हमारे समय पे इतनी मोटी डिक्शनरी होती थी जिसमें पहले हम डी में गए, अच्छा डी ई है, फिर ई में जा रहे हैं, अच्छा उसके बाद एन है, फिर एन में जा रहे हैं, इतना ढूंढना पड़ता था। लेकिन आज क्या है, आपके हाथ में मोबाइल है सीधा डी एन टी टाइप करते हो, मीनिंग आ जाता है। सो व्हाट इज दैट? टुडे द डिक्शनरी हैज कम हैंडी। इट इज टुडे वेरी इजी टू हैंडल इट। हैंडी का मतलब हो गया जो हाथ में आ जाए। सो इट बिकम्स वेरी यूजफुल and easy and effective. So if something is if you say it has come in handy, इसका मतलब है it has turned out to be useful whenever needed. ठीक है, whenever needed you can use it effectively. Come in handy का मतलब होता है when it becomes useful, easy to handle. Dig the grave. अगर किसी की ग्रेव को डिग किया जा रहा है तो क्यों डिग किया जा रहा है? भाई उसको दफनाने के लिए, यानी किसी को बर्बाद करने के लिए। मतलब मानना जाता है क्या कि जब किसी को मार दिया गया है तभी ना उसका कब्र खोदा जा रहा है, या कोई मर गया है तभी ना कब्र खोदा जा रहा है, राइट? सो इफ द वोकैबुलरी कम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग द ग्रेव? इट मीन्स टू ruin someone, to do something bad for someone, है ना, do something that harms or ruins someone, not stupidly. You can avoid this word stupidly. To do something that will seriously harm or ruin someone. ठीक है, इसका मतलब होता है किसी को ruin करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल
जैसे ही नोकिया ने एंड्रॉइड को ठुकराया था, है ना, व्हेन नोकिया रिफ्यूज टू वर्क विथ एंड्रॉइड, इट डग इट्स ओन ग्रेव। डिग का सेकेंड फॉर्म डग, ठीक है। डाई इन हार्नेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई इन हार्नेस? बेटा, पहले जमाने में जब राजा वगैरह अपने साथ सैनिकों को लेकर चलते थे, तो कई सैनिक होते थे जो घोड़े पे, उसी उसका जो सीट होता है ना, उसको हार्नेस कहते हैं। घोड़े के ऊपर जो सीट होता है, उसी पर बैठे बैठे मर जाते थे, क्योंकि भाला लगा दिया, मार दिया, गला ही उड़ा दिया, है ना, जैसे युद्ध के मैदान में। तो राजा का एक दायित्व बन जाता था उसके परिवार के प्रति कि कुछ करना है, बिकॉज उसने अपनी जान न्यौछावर की है उसी दौरान जब मेरे लिए जब वो काम कर रहे थे तब, राइट। तो डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई वाइल इन सर्विस। जैसे आप इंदिरा गांधी को कह सकती हो, है ना, शी डाइड इन हार्नेस व्हेन शी वाज द प्राइम मिनिस्टर, राइट। सो रिमेंबर, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई वाइल इन सर्विस, ठीक है। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब होता है पिंच ऑफ सॉल्ट या ग्रेन ऑफ सॉल्ट, जो भी कह दो। इसका मतलब होता है कि अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो यार। जब मोदी ने कहा मैं 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ जाएंगे, इतना ज्यादा काला धन जमा है, तो लोगों ने ये सोचा कि अरे हमारे अकाउंट में काला धन आ जाए। भाई, you must take such claims of leaders with a pinch of salt, with a grain of salt or with a pinch of salt का मतलब होता है to understand that something is not completely true or right, ठीक है ना, टू अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, जो बोला गया है ठीक है, सोचा जा सकता है, लेकिन अपना विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब हुआ, समझ ले कि पूरी तरह से सच नहीं। You must take the claims of your leaders with a grain of salt, ठीक है। Give up the ghost, घोस्ट मर गया, यही समझ लो। घोस्ट कब बनोगे? जब मरोगे तब ना बनोगे। बस इसका मतलब समझ जाना, टू डाई। और इसका एक और ईडियम है, टू किक द बकेट, ठीक है। टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, ये भी है, टू गो टू द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आया? इसका मतलब मर जाना। अगर कहेंगे कि he gave up the ghost at a very young age, इसका मतलब है कि वो मर गया बहुत कम उम्र में ही, यानी किसी का मरना। चलो नेक्स्ट, ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, जो मैंने आपको अभी बताया था, है ना, 6 फीट अंडर, ये सब का मीनिंग वही हो गया। देखो ना, गिव अप द घोस्ट, घोस्ट बनेंगे कब? जब मरेंगे तब। किक द बकेट, इसका कहीं से कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी उसी का मतलब है मर जाना। मतलब कोई से आपको रिलेट करके नहीं बता सकते, लेकिन उसका मतलब है मर जाना। टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि उस दुनिया में। तो दूसरी दुनिया कौन सी है? मरने के बाद दूसरी दुनिया जाएंगे, इसका मतलब ये मरने के बाद। एंड 6 फीट अंडर, समझ जाओ ना, मरने के बाद ही तो 6 फीट अंडर जाके गाड़े जाते हैं, है ना। तो खैर हिंदू धर्म में नहीं है, लेकिन अंग्रेजी से कहाँ से आया? अंग्रेजों से। अंग्रेजों को दफनाया जाता है। इसे देखो, उन्होंने क्या कहा? 6 फीट अंडर, इसका मतलब है कि मर चुका है ना। ही इज ऑलरेडी 6 फीट अंडर, ही इज ऑन द ही इज ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब है मर चुके, ठीक है। नेक्स्ट आओ डच एक्ट। अंग्रेजों की एक बहुत गंदी आदत थी, जिनको वो नापसंद करते थे उनके नाम पे कुछ ऐसे ही ईडीएम बना लेते थे कि उनके आने वाले जनरेशंस भी पढ़ते रहे और उनका मजाक उड़ता रहे। डच के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, है ना। अब डच के साथ जब लड़ाई हुई तो उन्होंने कहा कि डच एक्ट है जो आप मेरे से लड़ रहे हो, ये आप पंगा मोल रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो, ठीक है ना। दिस इज जस्ट नथिंग बट सुसाइड। सो डच एक्ट का मतलब हो गया द एक्ट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। तुम मुझसे पंगा ले रहे हो, मुझसे आए हो युद्ध करने, द डच एक्ट है ये, इट इज डच एक्ट। इसका मतलब द एक्ट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, ठीक है। द डच एक्ट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत रियली शुक द वर्ल्ड, इसका मतलब कह सकते हैं शुक द वर्ल्ड, क्यों शुक इंडिया कह सकते हैं, स्पेशली बिहार, है ना। इसका मतलब है कि उसकी एक्ट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। डच ट्रीट और गो डच, अगेन डच को क्या माना गया? यार कंजूस है, 2 कौड़ी के लोग हैं, खाते भी हैं, तो कहते हैं भाई 50 रुपये मैं दूंगा, 50 रुपये तुम दो, है ना, वही डच ट्रीट।
When you say we will go Dutch, इसका मतलब है सब लोग पैसा इकट्ठा करके मजे करेंगे, अकेला मैं खर्चा नहीं करने वाला। ठीक है, देख लिया, ये हमारा 8 नंबर खत्म हो गया।